हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर तलाल चौधरी साहब, जो रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तलाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी, आपने भी ज़ाहिर है बहुत मुश्किल वक्त गुजारा। अभी मैं अली मोहम्मद ख़ान साहब से बात कर रहा था, उन्होंने भी मुश्किल वक्त गुजारा। आपको 5 साल के लिए नाअहल करार दिया गया, वो जेल में रह के आए हैं। तो ये सियासी कारकुन, सियासी नुमाइंदे हर वक्त रिसीविंग एंड पे होते हैं इस मुल्क में। हमारी तारीख ये है कि सियासतदानों ने हमेशा जेलें भुगती, एहतसाब भुगता, एक दूसरे के ख़िलाफ़ मुकदमात भुगते। सियासतदान समझते क्यों नहीं हैं? अभी जैसे मैं उनसे बात कर रहा था, इससे पहले कि आप ये कहें कि हम तो बहुत समझते हैं, खान साहब नहीं समझ रहे। उन्होंने कहा कि केसेस हैं। खान साहब ने कहा 2 चीज़ें हैं, केसेस हमारे ख़िलाफ़ ख़त्म किए जाएँ और जो मैंडेट हमारा चुराया गया वो वापस दिया जाए। क्या आपकी हुकूमत ये दोनों शराइत पूरा करने के लिए तैयार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपने भी बहुत ही मुश्किल वक्त देखा है। सिर्फ ऑफ एयर नहीं हुए आप, बल्कि आप तो ज़िंदगी भी आपकी दाव पे लगी और बहुत एक आप पे हमला हुआ। तो मेरा ख़्याल है कि सहाफ़ियों ने, सियासतदानों ने, बहुत सारे लोगों ने ख़ुसूसन इसमें सियासी कारकुनों ने बड़ी मुश्किल वक्त देखे हैं। ये बात बिल्कुल अली मोहम्मद साहब की ठीक है। इसके सबसे बड़े ज़िम्मेदार भी सियासतदान हैं, और ये क्योंकि मैं भी उनमें शामिल हूँ सियासतदानों में, तो हम समझते ही नहीं हैं। और दूसरी साइड पर अगर वो इस सारी चीज़ों को जोड़ना चाहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में, तो मुझे ये बताइए, अब वो कहते हैं कि सियासतदानों को ये चीज़ें समझनी चाहिए। यानी खान साहब अंदर से मैसेज भेजते हैं कि मैंने बात सियासतदानों से करनी नहीं है, मैं तो बात ही आर्मी चीफ से करूँगा। और दूसरी बात, अगर ये बात है तो आगे बढ़ने का रास्ता क्या है? आप देखें, आपकी हुकूमत मईशत को बेहतर करने की कोशिश कर रही है। चाइना का विजिट हो रहा है, सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने आना था, वो नहीं आए क्योंकि आप लोगों की तैयारी नहीं थी प्रोजेक्ट के बारे में। लेकिन अगर सियासी इस्तेहकाम ना हुआ तो मुआशी इस्तेहकाम कैसे आएगा? ये तो आपका इंटरेस्ट है ना। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, मगर आप ये देखिए कि ये कह देना किसी सियासी लीडर का कि वो पाकिस्तान के मसाइल, अपनी ओवरऑल जो बड़े मसाइल हैं कौमी मफाद के, या उससे हट के वो सिर्फ अपनी ज़ात पे बात करना चाह रहे हैं। यानी कम से कम अगर उन्हें बातचीत की बात होती है तो वो अगर कहेंगे कि मैं आर्मी चीफ से बात करूंगा, अगर वो कहेंगे कि पहले मेरे मुकदमात ख़त्म कर दें, पहले मेरा ये सब कुछ कर दें, पहले मुझे ये बताइए कि इमरान खान की कोई गारंटी कर सकता है कि जिस दिन ये इसी तरह ही फिर किसी कुर्सी पर गारंटी नहीं कर सकता। फ़र्ज़ करें आप उनके खिलाफ मुकदमे ख़त्म कर देते हैं, तो आपके ख्याल में इसका उनको सियासी फ़ायदा होगा? ज़रा सियासतदान की तरह सोचें कि आप उनके मुकदमा ख़त्म कर दें, चाहे सच्चे हैं झूठे, उसका उनको सियासी फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? आप अगर ये पहला स्टेप लें तो आपको इस्तेहकाम नहीं मिलेगा आपकी हुकूमत को। देखिए, मुझे ये बताइए, नहीं, देखिए ना, एक मुकदमात होते हैं जो कि आपने सियासी बुनियादों पर बनाए गए होते हैं। अगर आप 9 मई को छोड़ देते हैं, अगर आप साइफर जैसे मुकदमे को छोड़ देते हैं, अगर आप 62-63 वाला मामला जो है वो पूरे पाकिस्तान का है, सिर्फ खान साहब का नहीं है। चले मैं उनको साइड पे करता हूँ उन केसेस को, साइफर और इसी तरह ही 190 मिलियन। यानी आप वज़ीर आज़म बने, आप किसी टाइकोन के साथ गठजोड़ करें और उसके बाद पूरी कैबिनेट को और पूरी हुकूमत को इस्तेमाल करें, आपको ना पूछा जाए। आप वज़ीर आज़म बने, आपने 3 केसेस का जिक्र किया, नहीं 3 केसेस का जिक्र किया। 9 मई को 13 महीने हो गए, आप एक केस भी उस पर साबित नहीं कर सके खान साहब पे। आप साइफर का ले लें, 2.5 साल हो गए हैं साइफर वाले वाक़े को, तो क्या हुआ? कोर्ट ने उठा के बाहर फेंक दिया, आपकी प्रोसिक्यूशन ही ठीक नहीं थी। तीसरा केस 190 मिलियन पाउंड का जो आप बात कर रहे हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे? मतलब आप हुकूमत भी करना चाहते हैं, मईशत को बेहतर भी करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कर भी नहीं पा रहे। आप नहीं समझते आप फंस गए हैं? देखिए, वो मुझे ये बताइए कि 9 मई का मामला आप कह रहे हैं कैमरों के सामने हुआ, लोगों ने देखा, सही है, प्रोसिक्यूशन की भी गलतियां होंगी, इन्वेस्टिगेशन की भी कहीं होंगी, लेकिन क्या निज़ाम इंसाफ जो है वो 100% ठीक चल रहा है? क्या साइफर को टेक्निकल बुनियादों पे नहीं, देखें, क्या साइफर को टेक्निकल बुनियादों पर इमरान को फ़ायदा नहीं दिया गया?
टेक्निकल प्रोसिक्यूशन की गलती है ना, टेक्निकल बुनियाद तो खाली नहीं थी। देखिए मैं ज़रा इसे ओवरऑल देखिए, गुजारिश ये है, कुछ मुकदमात तो ऐसे हैं जो कि सियासी कारकुनों पे बनते रहे, मेरा ख्याल दर्जनों मेरे पे शायद आज भी हों, और कि किसी जुलूस के हैं, किसी जलसे के हैं, नहीं किसी जुलूस के हैं, किसी जलसे के हैं, किसी तकरीर के हैं, किसी छोटी मुट्ठी और वजूहात पे है, उस पर तो बात हो सकती है। लेकिन अगर आप ये कहें कि ना हलफ की खिलाफ वर्जी को पूछा जाए, ना आप 190 मिलियन को परसू करना छोड़ते हैं, 9 मई को करना छोड़ दें, तो ये कोई नई सुबह का आगाज हो जाएगा। मैं कहता हूं चल रिजल्ट भी तो नताज चले एक मिनट, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप बहुत ही एक्सपर्ट आदमी, दयानतदारी से मेरा ख्याल जवाब, मुझे ये बताइए, सब कुछ छोड़ देते हैं, इमरान खान की कोई गारंटी इस पाकिस्तान में दे सकता है कि वो किसी असूल पे चलेगा? वो मेरी बात सुने, जी नहीं मैं यही कह रहा हूं, कोई गारंटी कर सकता है? कोई गारंटी कर सकता है यानी कि वो आके हाथ मिलाएगा, वो बात करेगा? आप मुझसे उल्टा इंटरव्यू कर रहे हैं। देखिए मैं तो बात करूं सियासत की, गारंटी कोई दे ना दे, आपने सियासत क्या की? मैं तो सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि आप इतने अरसे से कुछ साबित नहीं कर सके, उनके खिलाफ फैसले आ गए जो बिल्कुल कमज़ोर थे, जिसका उन्हें सियासी फ़ायदा हो गया, कानूनी नुकसान कोई नहीं हुआ, तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आप भी इसी तरह करें, केसेस विड्रॉ कर लें? आप नो कॉन्फिडेंस मोशन तो आपने विड्रॉ की नहीं उस वक्त, तो आप केसेस विड्रॉ कर लें, देखते क्या होता है। देखिए मेरी गुजारिश सुने, हमने ये एक तो मैं समझता हूँ कि अदालत पे जो उन्होंने प्रेशर डाला है और अपना बयानिया बनाया है, उससे अदालत पे प्रेशर डालने से उनको, पीटीआई को और इमरान खान को फ़ायदा पहुँचा है। हमने भी ये सोच लिया है कि ये मामलात ऐसे ही चलेंगे, लेकिन उसके साथ साथ स्टेबिलिटी, उसके साथ साथ इकॉनमी बेहतर करनी, गवर्नेंस बेहतर करनी, हमें तीनों चीज़ें इकट्ठी लेके चलनी पड़ेंगी। ऐसे आइडियल हालात नहीं आएंगे इस मुल्क में इन सियासतदानों को। कैसा हसीन इत्तेफाक या ब्यूटीफुल ट्रेजेडी आप इसको कह लें कि आज मेरे प्रोग्राम में मेरे तीनों मेहमान अली मोहम्मद ख़ान, तलाल चौधरी और अब मिफ्ता इस्माइल साहब, तीनों सियासी नुमाइंदे, सियासी वर्कर, सियासी जमातों के मेंबरान, तीनों ने अपने अपने दौर में झूठे केसेस का सामना किया, कुर्बानियाँ दी, और ये तादाद जो है ऐसे लोगों की इस मुल्क में बढ़ती जा रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें हमारे यहाँ सियासत में आना कितना मुश्किल काम है, और सियासत में इसलिए आया जाता है कि आवाम की खिदमत की जाए, तो आवाम की खिदमत करना कितना मुश्किल काम है, ये ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये बात आपको बार बार याद करवाता रहूँगा, इसके बावजूद कि हमारे सियासतदान उस तरह डिलीवर नहीं कर पा रहे जिस तरह उन्हें करना चाहिए, और जो उनकी ज़िम्मेदारी भी है। तो हमें ज्वाइन किया मिफ्ता इस्माइल साहब ने, साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हैं, और लेकिन उनको काम नहीं करने दिया गया वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पे, क्योंकि पार्टी के अंदर से ही उनकी टांग मुसलसल खींची जाती रही, और पाकिस्तानियों के बारे में ये मशहूर है कि एक दूसरे की टांग खुद ही खींचते हैं। इसके बाद उन पर एक झूठा LNG रेफरेंस दायर हुआ, झूठा था मुकम्मल तौर पे, इज़्ज़तदार आदमी को, उसकी फैमिली को शर्मिंदा किया गया इतने सालों तक, और फिर उनको बरियत मिली इज़्ज़त से, और अब वो एक नई जमात शायद बनाने जा रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून से वो मुस्ताफ़ी हो चुके हैं। हम उनसे बात करेंगे आने वाले बजट पे, क्योंकि बजट पे लोगों की उम्मीदें बहुत हैं, शायद तनख्वाह बढ़ जाए, शायद पेंशन बढ़ जाए, शायद बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएं, शायद उनकी कुछ आमदनी बढ़ जाए और टैक्सेस कम हो जाएं। होता कि नहीं होता? मिफ्ता इस्माइल, आपकी क्या इस पर टेक क्या है? सर, टैक्स कम होने का तो चांस मेरे ख्याल से ना ही समझें, लेकिन उम्मीद है कि तनख्वाहदार तबकों के ऊपर टैक्स मज़ीद बढ़ेगा नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा सस्पेशन ऐसा है कि जो ऊपर तरीन वाले ब्रैकेट में हैं उनको शायद थोड़ी सी टैक्स बढ़ा दी जाए। इसी तरह पहले हुकूमत ने कोशिश करी थी कि जो 50,000 रुपये से टैक्स शुरू होता है उसको कम से कम 75,000 पे ले आया जाए, लेकिन शायद वो भी अभी बात नहीं बनी है, क्योंकि IMF ने कहा कि ये बताओ कि इसके एवज जो पैसे होंगे वो कहाँ से आएंगे, तो उसका हुकूमत के पास जवाब नहीं था। जो तनख्वाहें, पेंशन बढ़ेंगी हमारे टैक्स में, सर तनख्वाहें यकीनन बढ़ेंगी, पेंशन भी यकीनन बढ़ेगी, 10% तो कम से कम, ये तो खबर दे रहे हैं कि 15% भी बढ़ जाए। नहीं, ये खबर नहीं है, मेरी कोई खबर नहीं ये, क्योंकि मैं भी वज़ीर ख़ज़ाना रह चुका हूँ, और आप और मैं इस मुल्क में इतने अरसे से इन चीज़ों को देख रहे हैं कि इस साल भी 24% अगर एवरेज इन्फ्लेशन था,
तो अगर आप 10-15% भी हुकूमत के अफसरान की और हुकूमत के मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं बढ़ाते तो उनको फिर तो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएंगे वो परचेसिंग पावर में। प्राइवेट सेक्टर की भी बढ़ेंगी हुकूमत को, मैं सर प्राइवेट सेक्टर की हुकूमत तो नहीं बढ़ाती है, लेकिन मुझे यकीन है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी तो बढ़ती रहती है। तो 10 आप कह रहे 24% इन्फ्लेशन रेट है, 10-15 बढ़ने से तो कोई फर्क नहीं खास पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल वो तो गरीब हो जाएंगे सर। अगर आपकी अगर 24% इस साल इन्फ्लेशन था और पिछले साल आपकी तनख्वाह 2 लाख थी, तो इस साल आपकी तनख्वाह 2,48,000 होनी चाहिए। ये इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो ये तो महंगाई का नुकसान ही है ना, जब इसीलिए 9 करोड़ लोग जो हैं वो खत गुर्बत के नीचे जा चुके हैं। इसीलिए 1 करोड़ लोग इस फिस्कल ईयर में जाएंगे, क्योंकि जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ी हैं, जिस तेज़ी से महंगाई हुई है, उस तेज़ी से आमदन और अब जाके। अच्छा, एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो CPEC-2 आ रहा है चाइना के साथ, आपके ख्याल में इससे कोई हमारी जो मुआशी एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बढ़ेगी अगले आने वाले साल में? सर एक तो इतनी चीज़ें जो हुकूमत जिस तरह की बात कर रही है, इतनी चीज़ें होंगी नहीं। और जिस 2-3 प्रोजेक्ट्स की मैंने निशानदेही भी की थी आज अखबार में कि अगर वो खुदा न खास्ता हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल में फंस जाएंगे। अगर वो जो नई ट्रेन की बात कर रहे हैं $7 बिलियन की, वो अगर हमने $7 बिलियन का एक और कर्ज दिया, एक रोड की बात कर रहे हैं रायकोट से थाकोट की, $2 बिलियन का उसका लोन ले लिया, तो वो तो वापस करने के हमारे पास पैसे ही नहीं है। हम ये एक तो पूरी की पूरी चीज़ चाइना से बनवा रहे हैं, जो कि ट्रेन कम से कम हम यहाँ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, और इन प्रोजेक्ट से तो एक पैसा हम डॉलर जनरेट नहीं कर में भी फीजिबल नहीं है। अच्छा, जो IMF के साथ हमारा मुआहदा होने जा रहा है, तो वो इन दोनों प्रोजेक्ट्स को, और हमारे यहाँ जो मजीद सख्त कंडीशंस भी आएंगी, इन 2 प्रोजेक्ट पे भी ऑब्जेक्शन कर सकती है IMF तो सर अब बेसिकली इस वक्त हमें ये कह रही है, जो मैंने सुना है, इसमें गलती भी हो सकती है मेरी, कि जो अगले 3 साल में चाइना को आप नेट पैसे ना दें, तो अब जाहिर है कि चाइना ने आपको 29 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट्स लगाए हुए हैं, कर्ज है, इन्वेस्टमेंट्स है, तो उसके पैसे कुछ ना कुछ तो जाएंगे। तो अभी भी आपको 470 अरब रुपए चाइना के लौटाने हैं। तो ये बेसिकली वर्ल्ड बैंक और IMF ये चाह रहा है कि अगले 3 सालों में, 4 सालों में जो IMF से आपको वापस करने हैं कर्जे, उनकी किस्तों को बढ़ा लें और 10 साल तक ले जाएं। तो वो एक बड़ी मुश्किल वो है, पाकिस्तान एक मुश्किल में है कि एक तरफ अमेरिका और IMF का प्रेशर है आपके ऊपर कि आप रिनेगोशिएट करें। जी जी जी